मेरा नाम सुरेश कुमार ओला है। उसके बाद में प्लेसमेंट के बाद में नोकिया के लिए काम किया। हमारे स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय उसकी एलुमनाई मीटिंग जयपुर में 2000 उस एलुमनाई मीट में हमारे कुछ सीनियर्स थे, एज ए IPS एज ए IAS वहाँ पर प्रेजेंट थे। उनको देख के और हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, हमारे जो टीचर थे, उनसे डिस्कशन के बाद में उन्होंने भी कहा कि आप भी इस तरीके की तैयारी कर सकते हैं। और फाइनली 2010 एंड में मैंने डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी करूंगा और 2011 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। मेरे पिताजी किसान हैं। IAS में जो वैरायटी ऑफ वर्क होता है और जो स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ऑब्वियसली IAS एक ड्रीम था मेरे लिए। इतना फोकस नहीं रहा या उस लेवल की गाइडेंस नहीं थी कि हमें क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना, उस समय तक बिल्कुल क्लियर नहीं था। लेकिन फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में 58% मैंने स्कोर किया और उसी के आगे सेकेंड ईयर में भी इतनी क्लासेस होती भी नहीं थी, कई बार हम स्किप कर देते थे। तो होते होते लास्ट तक यही था कि शायद ठीक स्कोर कर लेंगे। लेकिन जिस दिन रिजल्ट देखा और एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई तुम पास तो हो गए हो लेकिन ग्रेस लग के पास हुए हो, तो वो मेरे लिए ऐसा मोमेंट था, वो मेरे लिए एक सदमा सा था कि ज़िंदगी में कभी इतना कमज़ोर स्टूडेंट तो मैं नहीं रहा और ऐसा वक्त आ गया है कि ग्रेस लग के मैं पास हुआ हूँ। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़। और ये CBC का न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम है। हम आज बात करने जा रहे हैं डूंगरपुर के जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला। उनसे उनकी कहानी जानेंगे, किस तरह वो एक स्टूडेंट से एक जिला कलेक्टर का सफ़र उन्होंने तय किया। उनसे बात करेंगे और जानेंगे और कि आखिर इस सफ़र के पीछे इनकी क्या कहानी रही। सर, पहले सबसे पहले आपका CBC न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपको DM बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और दूसरी बात कि कब आपने सोचा कि आप कलेक्टर बनेंगे? देखिए, मेरा नाम सुरेश कुमार ओला है और जयपुर ज़िले से मैं आता हूँ। जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर डूंगरी कला मेरा विलेज है और प्राथमिक शिक्षा मैंने वहीं के स्कूल से की है। उसके पश्चात 5th क्लास में मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस टेस्ट दिया और 12th क्लास तक मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा जयपुर का छात्र रहा हूँ। उसके पश्चात ग्रेजुएशन मैंने महाराजा कॉलेज से करी है और MBA मैंने इक्फाई बिजनेस कॉलेज कोलकाता से किया एंड फाइनल सेमेस्टर जयपुर से किया। और उसके बाद में प्लेसमेंट के बाद में नोकिया के लिए काम किया। नोकिया में काम करते समय ही हमारे स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय उसकी एलुमनाई मीटिंग जयपुर में 2010 में आयोजित हुई थी और उस एलुमनाई मीट में हमारे कुछ सीनियर्स थे जो एज ए IPS एज ए IAS वहाँ पर प्रेजेंट थे। उनको देख के और हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, हमारे जो टीचर थे, उनसे डिस्कशन के बाद में उन्होंने भी कहा कि आप भी इस तरीके की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ से उस एलुमनाई मीट से थोड़ा बहुत मेरे मन में आया, लेकिन फिर भी उस समय इतना आइडिया नहीं हुआ था। उसके पश्चात में 6 महीने तक मैंने इस चीज़ पे विचार किया कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में रहना है, गवर्नमेंट सेक्टर में रहना है। और फाइनली 2010 एंड में मैंने डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी करूंगा और 2011 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, 2012 में सेकंड अटेम्प्ट दिया और 2013 में थर्ड अटेम्प्ट दिया। आपने कब, किस एज में आके ये सोचा? आप पहले से जॉब कर रहे थे अब प्राइवेट सेक्टर में, तो किस एज, क्या एज होगी जब आपने ये सोचा कि आपको इस तरह की UPSC की प्रिपरेशन करनी है? मैं लगभग 22 साल का था जब मैंने पहली बार सोचा कि मुझे अब तैयारी करनी चाहिए। यानी कि जब नोकिया में मैं प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा था, उसी समय मेरे मन में आया कि अब मुझे तैयारी करनी चाहिए। सर, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जैसे आपके पिताजी क्या करते थे, ऐसा जो आपका फैमिली बैकग्राउंड? मेरे पिताजी किसान हैं और हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है वहीं खेती का उनका काम है और साथ ही साथ वो सरस डेयरी की जो मिल्क कलेक्शन यूनिट होती है गांव में, उसको भी रन करते हैं। और माताजी मेरी गृहिणी है, जो भी गांव में काम होता है उस तरीके से वही घर पे काम कि परिवार से कोई इस तरह का UPSC क्लियर या फिर कोई सिविल सर्विस में है क्या? मेरे परिवार से मेरे बड़े ब्रदर हैं जो पूर्व में डॉक्टर थे और उसके पश्चात जब मेरा सिलेक्शन 2014 में हुआ तो उन्होंने भी तय किया और वो साथ ही साथ वो भी तैयारी करने लगे। तो उनका 2015 में उन्होंने भी सिविल सर्विसेज क्लियर की और वर्तमान में वो मुंबई में डिप्टी कमिश्नर IRS कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स में GST में पोस्टेड है।
अच्छा सर, यूपीएससी का फाइनल स्टेज में इंटरव्यू होता है, उसमें जो सभी स्टूडेंटों से पूछा जाता है आपको आईएएस क्यों बनना है, तब आपने क्या जवाब दिया था? मेरा, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी इसका जो मेरा जवाब अगर मुझे पूछा जाता तो होता, तो उसका यही था कि आईएएस में जो वैरायटी ऑफ वर्क होता है और जो स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो अनमैच्ड है, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। किसी भी सर्विस में अपन बात करें तो अपन एक पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क कर पाते हैं, उस लेवल का स्केल नहीं मिल पाता हमें, या स्कोप नहीं होता इतना। बट सिविल सर्विसेज हमें वो अपॉर्चुनिटी देती है कि हम किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। जैसे इस जिले में मैं बताऊं कि मैं ग्रामीण विकास में नरेगा के लिए काम कर सकता हूं, प्रधानमंत्री आवास के लिए हम वर्क कर सकते हैं, पेंशन के लिए हम वर्क कर सकते हैं। हेल्थ साइड की बात करें तो जितनी स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, वैक्सीनेशन हम करवा सकते हैं। तो बहुत सारी स्कीम्स है, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट में जो स्कीम्स होती है उस इंटरवेंशन को काम लेते हुए हम विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें आईएएस में ये चीज़ मिलती है और सिविल सर्विसेज वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा सर, आपने जब यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की लिए तब आपने कौन सा माध्यम चूज किया, इंग्लिश या हिंदी सर? मेरा जो जवाहर नवोदय विद्यालय में 9th क्लास से हिंदी मीडियम 8th क्लास तक रहता है, और 9th से हम साइंस एंड मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़ते हैं, 11th 12th में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो मेरा मीडियम इंग्लिश ही रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आप कलेक्टर बने, जो आज गांव में बच्चा रहता है, जैसे वह कहीं की भी बात कर लें, वो उस कोचिंग सेंटर के लिए जाने के लिए कैपेबल नहीं है, तो क्या वो उसी जगह रहकर क्या वो आपकी तरह जिला कलेक्टर बन सकता है, या डीएम बन सकता है, या सिविल सर्विस को हासिल कर सकता है, क्रैक कर सकता है? देखिए, वो अवश्य कर सकता है, और मैं मेरा भी अनुभव बता दूं कि मैं सक्षम भी था, और क्योंकि सर्विस में था तो कोचिंग कर भी सकते थे। लेकिन क्योंकि सर्विस में थे इसलिए हमारे पास में लिमिटेशन थी लीव्स की, तो दिल्ली में रहकर कंटिन्यूसली लंबे 1 डेढ़ साल कोचिंग करना मेरे लिए भी संभव नहीं था। तो इसलिए वो कोचिंग मैंने नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बिना कोचिंग करे आईएएस नहीं बन सकता। बस ये ज़रूर है कि उसको गाइडेंस के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसको सही गाइडेंस मिल जाती है, मेहनत वो कर सकता है, रिसोर्सेज उसके पास में है, तो बिना तैयारी के भी वो इस पद तक पहुंच सकता है। उसमें ये हो सकता है कि टाइम लग जाए, 1 साल का 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, लेकिन लगातार मेहनत अगर कोई करे तो वो अवश्य सफल होगा। सर, डेडिकेशन होनी चाहिए काम के प्रति, मतलब ये सिविल सर्विस को लेकर। और दूसरी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोचिंग सेंटर का क्या महत्व रहता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, देखा जाए तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन? इस पूरी तैयारी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे अनुभव से मुझे लगी है वो खुद का डेडिकेशन ही है। कितने टाइम तक कितनी सिंसियरिटी से हम प्रिपेयर करते हैं, उसी पे हमारी सफलता डिपेंडेंट है। और कोचिंग को मैं देखिए, रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज को 2-3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करना चाहूँगा। एक मनी हो सकता है जिससे हम बुक्स खरीद सकते हैं, कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, लैपटॉप के जरिए तैयारी करें। दूसरा खुद का टाइम होता है, तो टाइम तो हमारे पास में होता है। अब रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग में जो लोग पारिवारिक रूप से सक्षम हैं, उनके पास में टाइम है, मनी इश्यू नहीं है, तो उनके लिए कोचिंग एक इनेबलर होता है, और वो कोचिंग करके उनको वो कंसिस्टेंसी मिलती है, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो ये कहूँगा कि अगर समय और पैसा दोनों ही अगर कोई इश्यू नहीं हो तो कोचिंग मैं सजेस्ट करूँगा कि वो कर लें, उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उल्टे केस में ये है कि अगर आपके पास में पैसे का इश्यू है और टाइम भी एक कंस्टेंट है, तो उन कंस्टेंट्स के साथ भी तैयारी की जा सकती है। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं, 1-2 साल तक तैयारियां करते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते, प्रीलिम भी क्रैक नहीं कर पाते, इसके बाद वो दम मतलब हार मानकर घर वापस लौट आते हैं, फिर किसी और काम में जुड़ जाते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, क्यों, क्या आखिर ये कारण रहता है, और उन्हें क्या मोटिवेशन देना चाहोगे आप? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और ये सब एक जो फियर होता है उस एग्ज़ाम का, या सब जो भी तैयारी करता है उसके मन में हमेशा ये रहता है कि आईएएस इतना टेढ़ा एग्ज़ाम है और ये किस तरीके से क्रैक होगा। जैसे मैं मेरा ही अनुभव बता दूं, मैं 2011 मार्च में दिल्ली गया था, और वहाँ महीने भर रहने के बाद में एक मेरे फ्रेंड के साथ में मैं रहा, और रहने के बाद में मुझे लगा कि इतनी सारी बुक्स कौन पढ़ेगा, इतनी कोचिंग, ये सब। तो सम हाउ आई आल्सो फेल्ट कि ये तो काफ़ी मुश्किल है। तो साथ ही साथ फिर मैंने भी स्विच करके आईएएस भी दिया, बट उसी साल आरएएस निकला तो आरएएस को भी ऑप्शन रखा। बट ये इसलिए हुआ क्योंकि गाइडेंस का अभाव था, और वो कॉन्फिडेंस उस समय नहीं था कि आईएएस क्रैक किया जा सकता है। लेकिन इसमें मेरा
अब सक्सेसफुल होने के बाद में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा ये कहना है कि अगर हमारा 1-2 साल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कुछ गैप है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लें। जीएस में कहीं कमजोरी रह रही है, सीसेट में हमारी कमजोरी रह सकती है, या हमारी तैयारी में कुछ रीविजिट करने की हमें ज़रूरत है, कमी अवश्य है, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। सेक्शन वाइज हम एनालिसिस कर लें कि मेरा पॉलिटिकल साइंस वीक है, मेरी हिस्ट्री वीक है, मेरी ज्योग्राफी वीक है, मेरी एनवायरनमेंट वीक है, कौन सा सेक्शन मेरा वीक है जहाँ मैं स्कोर नहीं पा रहा। तो जो हमारे एग्ज़ाम होता है उसका एनालिसिस करें, जो मार्क्स हमने स्कोर किए हैं किस सेक्शन में मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, उस वीक एरिया का अगर अपन एनालिसिस कर लेंगे तो हमारे सामने एक रियल पिक्चर आएगी कि हाँ रियल में मैं यहाँ कमज़ोर हूँ। और हमारे अनुभव से भी यही सीखा है, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस तक गए लेकिन उससे आगे क्लियर नहीं हुआ, तो हमने यही देखा कि कहाँ कहाँ पर हमारी कमज़ोरी रही है। सेकंड अटैम्प्ट में मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, लेकिन फिर एनालिसिस किया कि कौन से पेपर में कहाँ कम स्कोर किया, इंटरव्यू में क्या कमियाँ रही। तो उनको कंटिन्यूसली एवरी ईयर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को हर महीने अपनी प्रिपरेशन को रिव्यू करना चाहिए कि मैं किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, और जहाँ कमज़ोर है उसको करेक्ट करने के लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे एडिशनल रिसोर्स, वो नोट्स भी हो सकते हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है, वो दूसरे साथी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में सहयोग हो सकता है। उस पर कंटिन्यूसली हमें वर्क करना चाहिए कि किस तरीके से अपनी कमी दूर करें। सर, मुझे आपकी ज़िंदगी का वो यादगार पल बताइए जो आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे। ऑब्वियसली आईएएस एक ड्रीम था मेरे लिए, और मुझे याद है मैं कस्टम में इंस्पेक्टर था उस समय और अजमेर में मेरी पोस्टिंग थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब रिजल्ट यूपीएससी का हमें पता था कि 3 बजे डिक्लेयर होने वाला है, तो मैंने इस तरीके से रिजल्ट देखा क्योंकि उससे पहले 2013 वाले टाइम में मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था। तो उस समय मैंने सीधा सा रिजल्ट पे जाके और कंट्रोल एफ करके मेरा नाम डाला और एंटर करते ही देखा तो मेरा नाम नहीं था। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लिस्ट में नाम नहीं था। तो नेक्स्ट ईयर जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो उस साल मैंने कंट्रोल एफ वाली भूल नहीं की, और मैंने उसमें जो टॉप 50 की रैंक है उनको स्किप किया और उसके बाद में स्क्रॉल करते हुए देखना चालू किया कि कहाँ मेरा नंबर है। और इतनी ही देर में जो मेरे रूम पार्टनर थे, अभी नरेंद्र बिजारने उनका नाम है और हरियाणा में वो न्यू एसपी के रूप में पोस्टेड है, उनका मेरे पास में कॉल आ गया कि भाई आपने तो क्रैक कर दिया है। तो मैंने यही कहा कि मैंने तो लिस्ट नीचे तक देख ली, मेरा तो नाम ही नहीं है। उनका नाम मुझे दिख गया था तो मैं भी उनको कॉल करने वाला था कि आपको बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि फर्स्ट पेज देखा है क्या। फिर मैंने रिविजिट फर्स्ट पेज, इसका मतलब उन्होंने देख लिया मेरा। तो फिर मैंने सीधा कंट्रोल ऐप किया और देखा कि मेरी 41वीं रैंक थी। तो वो मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट था क्योंकि वो लाइफ का एक ड्रीम था और ड्रीम पूरा हुआ। तो वो हमेशा याद आता है क्योंकि इतने 3-4 साल की मेहनत होती है, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, और खुद को भी जो प्राउड फील होता है कि हमारे अचीवमेंट से पेरेंट्स को कितनी खुशी हुई होगी और उनको प्राउड फील करवाया है, तो वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट लाइफ का अब तक रहा है। सर, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई मुझे कि आपने रिजल्ट देखना ही 50 के बाद शुरू किया और आपके फ्रेंड ने बताया कि आप पहले ही निकल चुके हैं। सर, एक वो पल बता दीजिए जिसे आप कभी जिंदगी में याद नहीं रखना चाहेंगे, ऐसा कोई पल आपके साथ घटा हो, कोई दुर्घटना हो, कुछ भी हो। ऐसी घटना तो नहीं है, लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम नवोदय से निकल के आए और ग्रेजुएशन में हमारा इतना फोकस नहीं रहा या उस लेवल की गाइडेंस नहीं थी कि हमें क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना, उस समय तक बिल्कुल क्लियर नहीं था। तो फर्स्ट ईयर में भी जैसे नवोदय स्कूलों में बता दूं तो हम मेरी हमेशा 80s में मेरी परसेंटेज रही है, तो एकेडमिकली उस समय के अकॉर्डिंग ठीक था मैं। लेकिन फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में 58% मैंने स्कोर किया, और उसी के आगे सेकेंड ईयर में भी इतनी क्लासेस होती भी नहीं थी, कई बार हम स्किप कर देते थे। तो होते होते लास्ट तक यही था कि शायद ठीक स्कोर कर लेंगे। लेकिन जिस दिन रिजल्ट देखा और एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई तुम पास तो हो गए हो लेकिन ग्रेस लग के पास हुए हो, तो वो मेरे लिए ऐसा मोमेंट था। मतलब सुनते ही इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद में मैंने सोचा तो वो मेरे लिए एक सदमा सा था कि ज़िंदगी में कभी इतना कमज़ोर स्टूडेंट तो मैं नहीं रहा और ऐसा वक्त आ गया है कि ग्रेस लग के मैं पास हुआ हूँ। तो उसी के बाद से फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज की, थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ाई, वापस एकेडमिक्स पे पूरा फोकस किया, और वहाँ से लाइफ में पूरा मेरा जो चेंजिंग ट्रैक है वो सेकेंड ईयर के उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था आपका। हाँ, मेरे लिए वो एक
सदमा तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टिल बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। और उसको बार बार सोचते हुए फिर मैंने डे टू डे बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी, अपने टाइम टेबल्स बनाए, स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स बनाए, जो गलतियाँ मैं कर रहा था उनको ओवरकम किया, और फिर स्टडी पे वापस फोकस्ड होके लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की और लाइब्रेरी में कंटिन्यूसली स्टडी करना चालू किया। ये देखा गया है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं उनकी मेंटलिटीज़, कई बार ऐसा पाया गया है कि जो बच्चा 10th बोर्ड में 90% वो या 12th बोर्ड में, उन्हीं को ऐसा आगे के लिए भेजा जाता है कि तुम ही यूपीएससी कर सकते हो, तुम एकेडमिक, तुम्हारा 10th बोर्ड में हाई परसेंटेज है। पर सर क्या ये मैटर्स करता है अगर देखा जाए तो? देखिए, 10th 12th में कितनी भी अच्छी परसेंटेज हो, इवन मैं तो ये कहता हूँ कि ग्रेजुएशन में भी अपन टॉपर रहे, तो भी हमारे सर्विस लगने की या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने की कोई गारंटी नहीं है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक फिक्स सिलेबस होता है और उसमें एक फिक्स टाइम मिलता है। उस टाइम को कौन सा कैंडिडेट कैसे यूटिलाइज करता है, उस पर हमारी सक्सेस डिपेंड करती है। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में भी देखते हैं कि हम बात करते हैं कि इसका लक अच्छा था इसलिए ये तो लग गया, और ये 10th 12th हमेशा टॉपर रहा है लेकिन फिर भी ये सर्विस नहीं लग पाया। उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो टॉपर होता है, जब वो एग्ज़ाम दे रहा होता है उस समय उसने कितनी तैयारी की है, उस पर उसकी सफलता निर्भर करती है। हाँ, ये बात सही है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है शुरू से और वो सिंसियरली पढ़ाई भी करता है, तो उसके कम समय में सक्सेसफुल होने के अच्छे चांसेस होते हैं। लेकिन उल्टा ये भी है कि वो अगर इंटेलिजेंट है लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा, तो कोई गारंटी नहीं है वो पास होगा। और मैं यूपीएससी के लिए तो स्पेशली बताना चाहूँगा कि कई बार हम लिस्ट में देखते हैं कि इस साल आईएएस क्लियर किया है, भले ही रैंक नीचे आई हो, और अगर हमने 1-2 महीने लापरवाही बरत ली और प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की, तो 2 ही महीने बाद या 1 महीने बाद प्रीलिम्स होती है। और ऐसे मेरे भी कई नॉन स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल उस लिस्ट में थे लेकिन अगली बार उनसे प्रीलिम्स क्लियर भी नहीं हुआ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल नई रेस होती है, उस साल भर में क्या मेहनत करते हैं वही मायने रखती है। उसमें पुरानी इंटेलिजेंस कितनी है, परसेंटेज कितनी है, मेरे हिसाब से वो मैटर नहीं करती। जो पहले एकेडमिकली कमज़ोर होता है वो लोग भी अच्छी सर्विस निकालते हैं, आईएएस भी बनते हैं। इवन मेरे कई बैचमेट है जो लाइफ में कभी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आए बट आईएएस हमारे ही साथ में ट्रेनिंग की है। तो मेरा यही मानना है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस समय कितने धैर्य के साथ, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ हम तैयारी करते हैं, वो मैटर करता है। सर आप डूंगरपुर में पिछले 3 महीनों से हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप रात्रि चौपाल गाँव गाँव में कर रहे हैं, हम डेली कवरेज भी करते हैं, न्यूज़ों को पब्लिश भी करते हैं, तो सर यहाँ पे डूंगरपुर में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या नज़र आई अभी तक सर? इसमें सबसे बड़ा इश्यू है वो मैं अगेन कहूँगा एजुकेशन का ही है। छोटे छोटे मैं उदाहरण दे दूँ कि जैसे जितनी डेवलपमेंट की स्कीम्स होती हैं, तो हम रात्रि चौपाल में भी ये बात उठाते हैं, जन सुनवाई करते हैं उसमें भी उठाते हैं। तो यहाँ भी सब डिवीज़न वाइज अलग अलग जगह अलग अलग प्रोग्रेसिव लेवल है जनता का भी। तो कुछ जगह हम देखेंगे कि उन स्कीम्स का पूरा फ़ायदा लिया जा रहा है लेकिन कुछ जगह पे लोगों को पता ही नहीं है। या एजुकेशन की बात करें तो थोड़ा सा ऐसा है कि 10th 12th तक बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसके बाद में उनको ये क्लियर नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, किस चीज़ की तैयारी करूं, कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी होगी, क्या मुझे करना है। तो ये चीज़ मुझे बार बार कमी नज़र आती है। कलेक्ट्रेट में भी हम जन सुनवाई करते हैं तो उसमें भी कई बार छोटी छोटी चीज़ होती है कि उनको स्कीम्स के बारे में पता नहीं है, हम बताते हैं तब वो करते हैं। तो उस अवेयरनेस की यहाँ पर कमी है और उसका रीज़न यही है कि एजुकेशन में उतना फोकस नहीं रहा है, या लोग 10th 12th के बाद में उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते। या ये जो प्रवृत्ति मैंने देखी है कि गुजरात की तरफ बिजनेस के लिए या दूसरे काम के लिए लोग मूव कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पलायन ज़्यादा होता है। तो वो उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना या इन चीज़ों पे फोकस करना वो एक सेकेंडरी बात होती है। जैसा कि हमारे बीच में थे डूंगरपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, हमने उनसे जाना एक ग्रेस से पास हुआ स्टूडेंट किस तरह आज डूंगरपुर का जिला कलेक्टर बन के बैठा है। मतलब कहा जाए तो कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, ये इनकी कहानी उनकी ज़ुबानी आपने जानी। इसी तरह सीबीसी आपको अगले एपिसोड में मिलेगा किसी और की कहानी लेके, और किस तरह वो उस ऊंचाई की कामयाबी पर पहुंचा, मुकाम पर पहुंचा, वो आपको बताएगा। बने रहिए सीबीसी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए सीबीसी न्यूज़। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ डूंगरपुर।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।